नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पत्थर और गारे की बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग-अलग संस्कृतियों की एक साथ लिखी गई एक खूबसूरत कहानी है। तो चलिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ के रहस्यों को परत दर परत समझते हैं। पता है, ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो मुगलों के आने से पहले का है, और कमाल की बात यह है कि वो वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उसने अपनी असली पहचान को बचाए रखा। बस यही बात चंपानेर को इतना इतना खास बना देती है। और यही वो सवाल है जो इस जगह को वाकई में दिलचस्प बनाता है। मतलब, ये कैसे हुआ कि एक पहाड़ी जो सदियों से हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल थी, और उसके ठीक नीचे बसा एक शहर जो एक इस्लामी सल्तनत की राजधानी बना, ये दोनों एक ही पहचान का हिस्सा बन गए। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस जगह की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसकी दो अलग अलग चेहरों को देखना होगा। एक ही जमीन पर कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ बसी हुई थीं, एक पहाड़ी के ऊपर और दूसरी ठीक उसके नीचे शहर में। तो देखिए, एक तरफ है 800 मीटर ऊंची पावागढ़ की पहाड़ी। ये एक प्राचीन हिंदू किला है और यहीं पर मां काली का प्रसिद्ध मंदिर भी है। आज भी ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और ठीक इसी पहाड़ी के दामन में बसा है चंपानेर शहर, जो कभी गुजरात सल्तनत की एक शानदार राजधानी हुआ करता था। सोचिए जरा, एक ही जगह पर आस्था और सियासत के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए केंद्र। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों दुनियाएं एक साथ आईं कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, जहां सत्ता के एक बहुत बड़े बदलाव ने इस अनोखे संगम की नींव रखी थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में गई। 8वीं सदी से लेकर चौहान राजपूतों तक पावागढ़ एक हिंदू शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन 1484 में सब कुछ बदल गया, जब सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे जीत लिया। और बस यहीं से इस जगह का सुनहरा दौर शुरू हुआ और ये गुजरात की राजधानी बन गई। ये तब तक चला जब तक 1536 में मुगलों ने इसे अपने कब्जे में नहीं ले लिया, जिसके बाद ये शहर वीरान होने लगा। और इस पूरी कहानी में सुल्तान महमूद बेगड़ा का फैसला सबसे अहम हो जाता है। उन्होंने इस किले को सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए इसे अपनी नई राजधानी बना लिया। और यही वो फैसला था जिसने उस अद्भुत वास्तुकला की नींव रखी जिसे हम आज देखते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे यहाँ के पत्थरों पर दो अलग अलग संस्कृतियों के मिलने की कहानी तराशी गई है। इस कल्चरल फ्यूजन का, इस मिलावट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है यहाँ की जामा मस्जिद। ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर के इतिहास की एक खुली किताब है। जरा इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए। इसे बनाने में पूरे 25 साल लग गए। इसके अंदर 172 खंबे हैं और 30 मीटर ऊंची मीनारें। ये इतनी शानदार और इतनी परफेक्ट बनी थी कि बाद में भारत में बनी कई मस्जिदों ने इसके डिजाइन से प्रेरणा ली। अब यहीं पर असली जादू देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू और इस्लामी दोनों स्टाइल के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एक ही बिल्डिंग में ऐसे घुल-मिल गए हैं मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक तरफ देखिए, कमल के फूल, सूर्य के चिन्ह, नक्काशीदार कलश और बेलें, ये सब जो हिंदू मंदिरों की खासियत होती है। और फिर दूसरी तरफ है इस्लामी आर्किटेक्चर वाले मेहराब, बड़े बड़े गुंबद और वो खूबसूरत जालियां। हमने अभी जाली का जिक्र किया, तो ये पत्थर की बनी एक खूबसूरत जालीदार स्क्रीन होती है जो न सिर्फ हवा आने देती है, बल्कि अंदर रोशनी और छाया का एक जादुई सा माहौल भी बना देती है। तो सवाल ये है कि ये मिलावट हुई कैसे? इसका जवाब कारीगरों में छिपा है। ये वही स्थानीय हिंदू और जैन कारीगर थे जो पहले राजपूत राजाओं के लिए मंदिर बनाते थे और अब वे ही सुल्तान के लिए मस्जिद बना रहे थे। मतलब उनका हुनर किसी धर्म का मोहताज नहीं था और इसी वजह से उनकी कला मस्जिदों में भी साफ झलकती है। और ये मिलावट सिर्फ ऊपर ऊपर की सजावट में नहीं है, बल्कि इमारतों की बनावट में भी दिखती है। यहाँ मंदिरों को बनाने वाली पुरानी हिंदू तकनीक और मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाली नई इस्लामी तकनीक दोनों का इस्तेमाल हुआ है। इसे आर्किटेक्चरल पैलिम्सेस्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास की कई परतें एक दूसरे के ऊपर साफ साफ दिखाई देती हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो इस जगह को दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण बनाती है? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा क्यों दिया? यूनेस्को ने इसे 4 खास वजहों से मान्यता दी।
पहली वजह, ये हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के अद्भुत मेलजोल को दिखाता है। दूसरी, ये गुजरात सल्तनत की उस खोई हुई सभ्यता का अकेला और जीता जागता गवाह है। तीसरी, ये उस दौर के आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और चौथी, यहाँ 800 सालों से लगातार चली आ रही इंसानी बसावट और पानी के मैनेजमेंट का एक शानदार सिस्टम मिलता है। इस पूरी कहानी का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है, वही पत्थर, अलग प्रार्थनाएं। सोचिए, पत्थर वही थे, कारीगर वही थे, बस उन पर की जाने वाली प्रार्थनाएं अलग थीं। ये लाइन सह अस्तित्व की भावना को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि चंपानेर पावागढ़ आर्किटेक्चरल टॉलरेंस यानी वास्तुशिल्प सहिष्णुता का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि कला और हुनर किसी भी धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर होते हैं। और आखिर में ये जगह हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या 500 साल पहले पत्थरों में उकेरी गई सह अस्तित्व की ये कहानी आज की हमारी दुनिया को कोई सबक दे सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।